नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेयर टू इन्वेस्ट सीरीज के पार्ट फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी क्या होती हैं और कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या ये सही डिसीजन है, क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे इस एपिसोड के अंदर। और ये जवाब ना सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक मौका होगा आकलन करने का, समझने का कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। बिल्कुल मेरी एकमात्र राय शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ, आप ज़्यादातर लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी को मैं सूटेबल नहीं समझता हूँ और बिल्कुल मैं राय नहीं देता हूँ कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करे। आज इस पॉइंट के अंदर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों हमें क्रिप्टो करेंसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए, खासकर इंडियंस के लिए, खासकर लो इनकम मिड इनकम ग्रुप वालों के लिए, खासकर उन लोगों को छोड़कर जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स नहीं हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स नहीं हैं, उनके अलावा सभी भारतीय यानी कि 90% भारतीयों के लिए क्रिप्टो करेंसी एक बुरा इन्वेस्टमेंट है। इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस करेंसी का है वो करेंसी है बिटकॉइन। और बिटकॉइन के बेसिस पर ही हम शुरुआत करते हैं अपने इस एपिसोड की। बिटकॉइन, आपको स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला बिटकॉइन का बेस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बिटकॉइन का बेस फॉर्मूला है। इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी की लीडिंग करेंसी बिटकॉइन डिपेंड करती है। साइड में जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, बाकी सारी करेंसीज जो मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं उनके साथ में एक कंपैरिजन है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से किस करेंसी का कितना बड़ा मार्केट में शेयर है। सेंटर में आपको बिटकॉइन दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट करेंसी है बिटकॉइन है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल करेंसी सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। अगर इंटरनेट नहीं है, अगर ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर वॉर चल रही है, तो उस हालात में अगर इंटरनेट पूरे कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है या फिर अगर वर्ल्ड लेवल पर वॉर है तो इस करेंसी की कोई वैल्यू उस टाइम में नहीं रह जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि उसी समय तो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, वो ये मानते होंगे कि हो सकता है आपकी खुद की करेंसी की उस समय वैल्यू ना हो, लेकिन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो करेंसी वैल्यू करती है उसकी तो वैल्यू होगी ही। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वो लोग जिनके इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं, जिनके पास दूसरे देशों में जाने के लिए वीज़ा है, पावर है, पैसा है, सिर्फ वो ही इस करेंसी को उस समय यूज़ कर सकेंगे। आम आदमी के लिए इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट में इसको कोई परचेज नहीं करता है, ना ही इसके जनरल ट्रांजैक्शन कभी इसके ऊपर हो सकते हैं। हाँ, इसकी शुरुआत में जो पहला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जो बताते हैं वो ट्रांजैक्शन जो हुआ था वो पापा जॉन्स के पिज़्ज़ा सेंटर के ऊपर हुआ था। 2 पिज़्ज़ा, एक प्रोग्रामर थे लैसजेलो हैंच, जो एक अमेरिकन प्रोग्रामर हैं, उन्होंने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे पापा जॉन से। फ्लोरिडा के वो रहने वाले हैं और इस टोटल गेम के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है उस प्रोग्रामर का। बिटकॉइन की प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने पहला ट्रांजैक्शन जो किया था, जो कि ओपन मार्केट में ट्रांजैक्शन हुआ था, 2 पिज़्ज़ा के बदले में उन्होंने बिटकॉइंस दिए थे। और वो बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो उस समय बिटकॉइन की जो वैल्यू थी 10,000 बिटकॉइंस, यानी कि उस समय के $41
और आज की डेट में अगर आप उसकी वैल्यू निकालेंगे तो शायद बिलियंस में उसकी वैल्यू होगी 10,000 बिटकॉइन की। एग्जैक्ट वैल्यू आज की डेट में जो एक बिटकॉइन की है वो $98,437 है आज की रेट के मुताबिक। और टोटल इस दुनिया के अंदर 21 मिलियन बिटकॉइन है, टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस। अब ये जो टोटल पूरा गेम है ये इस सामने स्क्रीन पे लिखे हुए फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से बिटकॉइन टोटल 2140 तक 2140 तक 21 मिलियन बिटकॉइंस माइन कर लिए जाएंगे माइनर्स के द्वारा। अब ये माइनर्स कौन है? माइनर्स वो लोग हैं जो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, नए बिटकॉइन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं और बदले में उन्हें मिलते हैं रिटर्न में बिटकॉइंस। और वो हर 4 साल में बिटकॉइन जो उनको रिटर्न में मिलते हैं उस वर्क के बदले में जो उनको रिम्बर्समेंट मिलता है वो उस ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के बदले में और उस नए बिटकॉइन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उनको रिम्बर्समेंट मिलता है वो बिटकॉइन के अंदर मिलता है और वो हर 4 साल में रिम्बर्समेंट आधा हो जाता है। यानी कि जब शुरुआत में 2009 में जब बिटकॉइन रिलीज हुआ था उस समय 50 बिटकॉइन माइनर्स को एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए मिलता था और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए वो अपने एक नॉर्मल कंप्यूटर से भी आइडेंटिफाई कर सकता था। उसकी कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। इसको समझने के लिए मैं आपको सिर्फ कुछ डेटा दूंगा, उस डेटा के बेसिस पर आप इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे। इसके पीछे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब इस पैसे का हिसाब रखने के लिए हमने एक लेज़र बनाई। अब उस लेज़र को कोई बैंक नहीं मेंटेन करता, उस लेज़र को, उस बही खाते को कोई सरकार नहीं मेंटेन करती, किसी देश की कोई व्यक्ति नहीं मेंटेन करता। उस बही खाते को मेंटेन करते हैं माइनर्स मतलब वो सभी लोग जो इस बिटकॉइन की डिजिटल करेंसी के वर्ल्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए माइनर्स। मतलब वो इंडिविजुअल्स जो कि उन ट्रांजैक्शंस का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो कि एडवांस कंप्यूटिंग करती हैं और स्पेसिफिकली इस बिटकॉइन के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं। एक मशीन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसका नाम है एंटमाइनर S19XP। इस तरह की मशीन होती हैं। ये मशीन क्या करती हैं? ये मशीन आइडेंटिफाई करती हैं कि पिछले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जो सेलर ने बिटकॉइन को बेचा है और जिस सेलर ने बिटकॉइन को खरीदा है, वो ट्रांजैक्शंस अगर वो सभी ट्रांजैक्शंस को एक चेन के अंदर जोड़ दिया जाए, यानी कि इस तरह से देखा जाए कि पहले इस व्यक्ति ने X व्यक्ति ने Y व्यक्ति को बेचा, फिर Y व्यक्ति ने Z व्यक्ति को बेचा। इस तरह से पूरी सीरीज में अगर हम जोड़ दिए हर ट्रांजैक्शन को, एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है। जो दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ उसके पीछे एक ट्रांजैक्शन था और उसके बाद एक ट्रांजैक्शन था, यानी कि हर वो ट्रांजैक्शन का ब्लॉक बताता है कि वो ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी आपको, और साथ में होती है एक की जो उसकी वैल्यू डिफाइन करती है। ये दोनों डबल ऑथेंटिकेशन मेथड से जो भी ये मशीन्स हैं, ये मशीन आइडेंटिफाई करती हैं एक वैल्यू को, जिससे पता चलता है कि वो ट्रांजैक्शन ट्रू ट्रांजैक्शन है या फिर फेक ट्रांजैक्शन है। इसको सीधी भाषा में समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई 3 संख्या है, 1 2 3 या फिर 3 डिजिट की कोई भी संख्या। आप मान लीजिए 1 2 3 हो
तो अब इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी कि 3 2 1 20 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 1 2 3 20 का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर 1 3 2 20 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ऐसी संख्या जो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर के टोटल कॉम्बिनेशन 21 मिलियन होंगे। ऐसी एक की होती है, उस की के बेसिस पर आपको पता चलता है जो उसकी आइडेंटिटी होती है उस पर्टिकुलर बिटकॉइन की, प्लस मैच करना है ब्लॉकचेन से उस माइनर को कि वो ट्रांजैक्शन, अगर उस ट्रांजैक्शन की ये है और उस ट्रांजैक्शन के पिछले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो, और आगे जो ट्रांजैक्शंस जो आज हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसके पिछले वाली जो ब्लॉकचेन है वो मैच करनी चाहिए और वो की मैच करनी चाहिए। तो ये जो माइनर्स होते हैं, इनके पास जो ये कंप्यूटर्स होते हैं जो माइनिंग करते हैं, ये एक्चुअल में एक ऐसी मशीन है जो कि नंबर कैलकुलेशन को वेरीफाई करती है, हर एक नंबर को वेरीफाई करती है, जब तक मैच करती रहती है, जब तक ऐसी वो सीरीज का नंबर जो उसका की नंबर है उस बिटकॉइन का, वो वाला नंबर उसको प्राप्त नहीं हो जाता। तो वो ऐसी करोड़ों अरबों खरबों कैलकुलेशंस करती है, ऐसे करोड़ों थ्रेड्स कैलकुलेट करती है, और फिर अल्टीमेटली वो मैच करती है उस नंबर को जो की नंबर है उस पर्टिकुलर बिटकॉइन का, और साथ में उस ब्लॉकचेन को जो कि ब्लॉक्स में पहले ट्रांजैक्शन हुए थे, यानी कि जब वो एक्स से वाई को गया था और वाई ने उसको जेड को बेचा था, तो वो वाले जो ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री उस पर्टिकुलर बिटकॉइन के साथ जो अलग अलग लेजर में रिकॉर्ड होती आई है, हर बार उस ब्लॉक का उस ट्रांजैक्शन की जो हिस्ट्री बनती आई है हर ट्रांजैक्शन होने पर, वो वाली हिस्ट्री मैच करनी चाहिए और वो की मैच करनी चाहिए। ये काम होता है इस माइनिंग कंप्यूटर वाली मशीन का। तो ये स्पेशल एडवांस मशीन है, बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशंस करती हैं, और हाई लेवल की कैलकुलेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनको हर वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है जो लंबी कैलकुलेशंस, इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है जिसके रीज़न है क्योंकि मल्टीपल डिजिट्स जब होते हैं तो मल्टीपल डिजिट्स के कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस वजह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ट्रस्टवर्थी टेक्नोलॉजी है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि झूठा ट्रांजैक्शन क्रिएट करना इसमें मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसके अंदर फ्रॉड नहीं हो सकता है। इसके अंदर फ्रॉड कैसे होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले हम इसके बारे में जान रहे हैं, बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंसी है, डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो इसके कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, यानी कि इसका झूठा ट्रांजैक्शन बनाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड दुनिया भर के अंदर माइनर्स जिन्होंने ऐसे कंप्यूटर्स ले रखे हैं उनकी लेजर के अंदर वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वो ट्रांजैक्शंस सारे कंप्यूटर्स पर एक साथ चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है। इस वजह से इसका झूठा नोट बनाना, झूठी करेंसी बनाना बेहद मुश्किल है। इसको अल्टर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब कॉम्प्लेक्स मैथ की प्रॉब्लम्स को वैलिडेट करता है वो ट्रांजैक्शन जिससे ये कैलकुलेट करके उस की तक पहुंचते हैं, उस नंबर तक पहुंचते हैं जो नंबर कॉम्बिनेशन है उस पर्टिकुलर बिटकॉइन का। ये प्राइवेट की है, उसके ऑनर के पास होती है। तो ये ऑनर के पास है तो ये की आपसे गलती से लॉस्ट हो सकती है, हो सकता है कोई आपसे ज़बरदस्ती ये की ले ले। तो इस तरह से इसके अंदर फ्रॉड पॉसिबल है। इसकी फ्रॉड क्योंकि इसका जो ट्रेड होता है वो एक्सचेंज के ऊपर होता है। जैसे हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है वैसे ही करेंसी के भी एक्सचेंज होते हैं, और मेनली जो एक्सचेंज हैं उन एक्सचेंज के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक्सचेंज है वो जैसे बिनेंस है, कॉइनबेस है, क्राकेन है, वजीरएक्स है, बिटओएसिस है। ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज हैं जिनके ऊपर इन बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शंस होते हैं। इनके मार्केट को
जो ओपन मार्केट में बिटकॉइन अवेलेबल है उनका ट्रेड इन एक्सचेंजेस की मदद से होता है। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, कम करती है, इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं। अगर आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, साथ में एक्सचेंज इसके ऊपर 0.5% से लेकर 4% तक ट्रांजैक्शन का चार्ज लगाता है, और साथ में इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट भी चार्ज लगाती है आपके गेन के ऊपर। न सिर्फ 10% कैपिटल गेन टैक्स, बल्कि इसके बेचने के ऊपर भी गवर्नमेंट आपसे चार्ज लेती है 1% का। और इसके अंदर और भी स्कैम्स कैसे पॉसिबल है, जैसे कि कोई आप एक्सचेंज के अंदर, अगर जो एक्सचेंज जिनके अंदर इसका ट्रेड हो रहा है, अगर वो एक्सचेंज आपके साथ फ्रॉड करते हैं तो फिर उस केस में भी बिटकॉइन के अंदर फ्रॉड किया जा सकता है। जैसा कि ऑलरेडी एक बड़ा एग्जांपल मैट गॉक्स का बिटकॉइन स्टोलन वाला ऑलरेडी एक बड़ा एग्जांपल दुनिया के सामने आ चुका है। पॉन्जी और फेक स्कैमर्स भी आपके साथ में इनके नाम पर स्कैम कर सकते हैं। वो एक्चुअल बिटकॉइन की जगह आपको फेक बिटकॉइन बेच सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समझते नहीं है इस चीज़ को और फिर भी इसके अंदर चले जाते हैं। उन्हें झूठ और लालची स्कीम्स के जरिए उनके साथ में इस तरह के स्कैम किए जा सकते हैं। तो वो भी इसी क्रिप्टो करेंसी के स्कैम ही कहलाएंगे, क्योंकि भले ही वो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल करेंसी के साथ नहीं हुए हों, वो आपको उस करेंसी के नाम पर कुछ और झूठा फेक बेच दिया गया हो। इस तरह के स्कैम्स भी हो सकते हैं। अब क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी कंट्री के अंदर, जैसे इंडियन गवर्नमेंट पहले क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती थी और इसके प्रति लिबरलाइज नहीं थी, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए माइनर्स की ज़रूरत होगी और माइनर्स ही वो कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत होगी जो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके उस बिटकॉइन को आइडेंटिफाई करेगा, उस ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को आइडेंटिफाई करेगा, वैलिडेट करेगा कि वो ट्रू ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो बिना कंप्यूटर के, बिना एनर्जी के ये पॉसिबल नहीं है। वो स्पेसिफिक मशीन्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और अगर उन मशीन्स को रन करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ में वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके लिए आपको कूलिंग अरेंजमेंट चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है। क्रिप्टो करेंसी एनर्जी बेस्ड करेंसी है, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप मान लीजिए, मैं आपको एक आइडिया के लिए बता दूं कि एक बिटकॉइन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक नॉर्मल कंप्यूटर को सालों का समय लग सकता है। सालों का समय लग जाता है नॉर्मल कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और आज की डेट में तो नॉर्मल कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। ये एडवांस कंप्यूटर, जैसा कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था, सिर्फ उस तरह के स्पेसिफिक कंप्यूटर्स ही इस तरह की मुश्किल कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, जो कि हो सकता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से आप खरीदें। और आने वाले समय में जब ये कैलकुलेशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 21 मिलियन में से टोटल 19 मिलियन बिटकॉइन कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। अब वो कैलकुलेशन जो आखिरी फेज की कैलकुलेशन है, जो आखिरी धीरे धीरे ये कैलकुलेशन हार्ड होती जाएगी और ज़्यादा हार्ड होती जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा माइनर्स इसके अंदर होंगे और जितना ज़्यादा बिटकॉइन लास्ट फेज में जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उनको आइडेंटिफाई करना, उस कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर ये डिपेंडेंट है। अगर मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर करेंसी बहुत ज़्यादा मार्केट में सप्लाई होने के लिए आ गई किसी टाइम पर, और उस टाइम पर उसकी डिमांड करने वाला कोई नहीं आया, तो डिमांड और सप्लाई इसकी
जो वैल्यू है उसको अप एंड डाउन कर सकती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। जैसे कि बाकी की और सारी करेंसी फ्लैक्चुएट करती हैं वैसे ये भी फ्लैक्चुएट करती है, क्योंकि इसकी डिमांड हर जगह नहीं होती है, इसकी डिमांड करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये इसका एग्जांपल बिल्कुल ठीक ऐसा ही एग्जांपल होगा जैसे शेयर मार्केट में ऐसी कोई कंपनी ट्रेड करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है जिसके शेयर को खरीदने वाला कोई नहीं है या बेचने वाला कोई नहीं हो। तो इस तरह से मार्केट वॉलेटिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी कॉस्ट एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। इसके लिए जो आज की डेट में एडवांस कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट है, वो एडवांस कंप्यूटिंग के लिए जितनी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप मान के चलिए कि लगभग 2500 वाट एक माइनर का जो ये कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो लगभग 2500 वाट का कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करता है। और एडवांस मॉडल इससे भी ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे और साथ में एक साथ लगाने पर ही वो कैलकुलेशंस कर पाएंगे, जहां बहुत सारे माइनर्स मिल करके आगे कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी कि ऐसे 2 लाख 5 लाख रुपए वाले माइनर्स आप खरीदेंगे और उन कई सारे माइनर्स को मिला करके उन सारी कैलकुलेशंस को मिला करके किसी एक बिटकॉइन के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यानी कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ेगी। जब बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल से उस इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा और उसको कूलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। आज तक टोटल जो वर्ल्ड की अगर हम देखें तो टोटल जो जीडीपी है वो 110 ट्रिलियन है, जिसमें से आज की डेट में तकरीबन 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट वैल्यू बिटकॉइन की हो चुकी है। बिटकॉइन के जो मेजर जनक जिनको आप कह सकते हैं वो है सातोशी नाकामोटो, जिन्होंने 3 जनवरी 2009 को पहली बार बिटकॉइन लॉन्च किया था, पहली माइनिंग की थी। बिटकॉइन का पहला ट्रांजैक्शन जो था वो उन्होंने हेल फिने के साथ में किया था। 10 बिटकॉइन एज ए टेस्ट उन्होंने हेल फिने को ट्रांसफ़र किए थे सातोशी नाकामोटो ने 3 जनवरी को, और माइनिंग की फीस उस समय इस ट्रांजैक्शन के लिए 50 बिटकॉइन थी, जो कि हर 4 साल में आधी होनी थी। यानी कि 2009 के बाद में 2012 के अंदर इसकी माइनिंग फीस 50 बिटकॉइन पर ट्रांजैक्शन हो गई। अब जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था वो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था कॉमर्शियल मार्केट के अंदर बिटकॉइन का लास जेलो हेंकेज, जो कि एक प्रोग्रामर है, फ्लोरिडा के रहने वाले हैं। उन्होंने जिन्होंने बिटकॉइन की प्रोग्रामिंग की थी, प्रोग्रामिंग के अंदर जिनका पार्ट था, उन्होंने पहला ट्रांजैक्शन किया था पापा जॉन, अमेरिका के फ्लोरिडा में पापा जॉन पिज़्ज़ा से 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, जिनकी उस समय मार्केट में जो वैल्यू थी, पिज़्ज़ा की जो बिल था वो $41 का था। लेकिन मार्केट में क्योंकि उस समय बिटकॉइन की कोई डिमांड नहीं थी, उनको उसके बदले में 10,000 बिटकॉइन देने पड़े थे। 10,000 बिटकॉइन के बदले में $41। आज की डेट में एक बिटकॉइन की वैल्यू 98,437 यूएस डॉलर है। अब सबसे पहला जो दिमाग में सवाल आता है वो सवाल ये है कि हमें इस करेंसी की रिक्वायरमेंट क्या थी, दुनिया को इस करेंसी की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो इसकी शुरुआत हम अगर देखना चाहें तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि इससे पहले करेंसीज की हिस्ट्री क्या है। तो शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हालांकि उस रिक्वायरमेंट को धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया गया, पर शुरुआत में उसका जो सलूशन था वो सलूशन उस समय बार्टर सिस्टम था। वस्तु के बदले में वस्तु देना, एक मात्रा के बदले में दूसरी किसी वस्तु की x मात्रा देना ही उस समय का वस्तु की वैल्यू को निर्धारित करने का तरीका था, बार्टर सिस्टम।
वो प्रणाली थी जिसके अंदर आप एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद में समय के साथ जैसे जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसके लिए आसान हुआ और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साधन सुगम हो गए और वो ज़्यादा ट्रैवल करने की कैपेसिटी उसकी जनरेट हो गई, जब उसको ये कैपेसिटीज़ उसने आइडेंटिफाई कर ली कि वो लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस लंबी दूरियां तय कर सकता है, समुद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा आ सकता है, तो फिर ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ बढ़ी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जो एक ऐसी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी जो कि उस करेंसी या कह सकते हैं कि उस बार्टर सिस्टम का सब्स्टिट्यूट हो, जो ऐसा कुछ सलूशन हो जिससे आप जहाँ भी जाएं इंटरनेशनली, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जब आप जाएं तो वहाँ जा कर के उस पर्टिकुलर मीन्स के थ्रू, उस संसाधन के थ्रू आप खरीद सकें, बेच सकें या फिर आदान प्रदान कर सकें। तो ऐसी किसी संसाधन की आवश्यकता थी। ऐसे संसाधन का जो दूसरा अवेलेबल सोर्स था वो उस समय में जो आइडेंटिफाई किया गया वो था मेटल, प्रीसियस मेटल। उस समय जो दूसरा सब्स्टिट्यूट सामने निकल कर आया वो प्रीसियस मेटल था। आप हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो समय समय पर अलग अलग राजाओं के शासनकाल में सोने के सिक्के, सोने के अशर्फियाँ, चांदी के सिक्के, चांदी के अशर्फियाँ और ये तांब्र की अशर्फियाँ, इस तरह के सिक्के चलाए जाते थे। ऐसी करेंसी, ऐसे नोट चलाए जाते थे। नोट तो नहीं होते थे उस समय, करेंसी के रूप में सिक्के हुआ करते थे और वो अलग अलग धातु के हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे जब ह्यूमन का क्राइटेरिया और ज़्यादा बढ़ा, वो और ज़्यादा इजीली ट्रांजैक्ट होने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जब बिल्कुल आसान हो गया और जब ट्रेड बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो फिर एक कॉमन करेंसी की रिक्वायरमेंट आने लगी। ऐसी करेंसी जिसकी डिपेंडेंस दूसरी करेंसियों पर कम हो और जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब कॉमन करेंसी के लिए ज़्यादातर देशों की रिक्वायरमेंट इस लेवल पे पहुंच गई कि वो किसी एक पॉइंट पर एग्री होने के लिए तैयार हो गए, तो 41 अलाइड कंट्रीज़, उस समय की जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ ने मिल करके ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, न्यू हेमिस्फीयर में एक एग्रीमेंट साइन किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। उस एग्रीमेंट के अंदर उन अलाइड कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और कॉमन करेंसी के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूएस डॉलर एक कॉमन करेंसी की जगह पर उस यूएस की करेंसी ने उस कॉमन करेंसी की जगह ले ली। तो फिर उसके बाद में वो बैक था गोल्ड से। अगर किसी को यूएस डॉलर को कन्वर्ट करना था तो बदले में उसे गोल्ड मिलना, गोल्ड में उसकी पर्टिकुलर वैल्यू मिलना तय था। लेकिन जब धीरे धीरे इंसान का लालच बढ़ता गया और धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार में घुसती चली गई, तो धीरे धीरे जब इंसान का लालच चरम पर आता गया तो धीरे धीरे ये चेंजेस भी आए कि अमेरिका ने बेइंतहा नोट छापना शुरू कर दिया। तो उसके इन्फ्लेशन का जो उसकी वजह से मुद्रास्फीति हुई उसका तुरंत आकलन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी करेंसी जो थी वो पूरी वर्ल्ड की करेंसी के तौर पर थी, म्यूचुअल करेंसी थी, तो उसका इफ़ेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड था, जिसकी वजह से उसको इजीली कैलकुलेट करना मुश्किल था। पर धीरे धीरे उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता गया, क्योंकि बेइंतहा सा नोट अमेरिका ने उस समय छापे। लेकिन सब्स्टिट्यूट के तौर पर उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज थे वो ऑयल थे। तो उस समय अमेरिका ने
अरब कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा ऑयल के रिसोर्सेस वाली कंट्री है, उनके साथ में एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, बदले में आपको अपने ऑयल को सिर्फ और सिर्फ US डॉलर में ही बेचने की परमिशन होगी। तो इसके बाद से भी एक बड़ा कारण था कि अमेरिका ने जब ये डिसाइड किया कि US डॉलर्स को बैकअप के रूप में उसके बदले में गोल्ड कोई भी कंट्री नहीं ले सकेगी। मतलब जो उसका बैकअप था गोल्ड के रूप में, अगर कोई कंट्री अपना पैसा US डॉलर लौटा करके लेना चाहे तो उसके बदले में गोल्ड नहीं मिल पाएगा। जब ये शर्त ख़त्म हो गई, जब इस शर्त से अमेरिका पीछे हट गया, तब भी US डॉलर ही कॉमन करेंसी बनी रही। उसकी सबसे बड़ी वजह थी वो ऑयल रिसोर्स जिनका ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ US डॉलर में ही पॉसिबल था। इसी वजह से कॉमन करेंसी के रूप में अमेरिकन करेंसी लंबे समय तक बनी रही। लेकिन अब दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ होने लगा कि US इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा रहा है और बेइंतहा करेंसी नोट्स पब्लिश कर रहा है, छाप रहा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो मुद्रास्फीति उसकी वजह से, जो इन्फ्लेशन उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है और सिर्फ अमेरिकन ही उसका फ़ायदा ले पा रहे हैं। वो बेइंतहा नोट छाप रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह थी अमेरिका को सुपर पावर बनाने की वजह के लिए। इसका बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि वो कॉमन करेंसी US करेंसी थी। और अब जब सभी कंट्रीज़ इस नतीजे पर पहुंची कि कोई ऐसी कॉमन करेंसी होनी चाहिए, तो तब एक ऑप्शन क्रिएट हुआ। वो ऑप्शन एक जापानीज़ साइंटिस्ट, आप इसे कह सकते हैं, सातोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन करेंसी का क्रिएशन किया, जेनेसिस ब्लॉक बनाया। ये एक्चुअल में एक आइडिया था। ये सिर्फ एक आइडिया, एक ऐसा आइडिया जिसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई उसका किसी देश पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर वॉर हो जाती है तब भी उसकी वैल्यू के ऊपर कोई ज़्यादा खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक देश की करेंसी नहीं होगी, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल करेंसी होगी। सभी देशों में उसमें ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो सकेंगे। किसी भी देश का नागरिक उस करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकेगा, जो एक ओपन करेंसी होगी। ऐसी एक करेंसी का आइडिया लेकर के वो आए। 3 जनवरी 2009 को पहली माइनिंग उन्हें वो बताते थे। माइनिंग इन द सेंस ये, क्योंकि उन्होंने ये कंसेप्ट गोल्ड के कंसेप्ट से लिया था और गोल्ड को माइन करके हासिल किया जाता है। खदानों से, पृथ्वी के गर्भ से, खदानों में से खोद करके निकाला जाता है। तो उसी तरह से उन्होंने एक प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर टीम के साथ में मिल करके कंप्यूटर की मदद से एक डिजिटल करेंसी बनाई। उस करेंसी को लिमिटेड करने के लिए उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से इस करेंसी की मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकता है। 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये सारी इसकी रिकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, माइनर्स के ओपन लेज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हर माइनर के जिसके पास एक्सेस होगा, वो सभी माइनर्स जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सभी इस लेज़र का रिकॉर्ड रख सकेंगे अपने कंप्यूटर्स। उन सभी कंप्यूटर्स पर, उन सभी सिस्टम्स के ऊपर बिटकॉइन स्पेसिफिक यूनिट्स, कंप्यूटिंग यूनिट्स के ऊपर इसकी लेज़र मेंटेन रहेगी और उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। तो इस तरह का एक आइडिया वो लेकर के आए। और शुरुआत में इस कंसेप्ट को बहुत लंबे समय तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। 22 मई 2010 को पहला ट्रांजैक्शन जो बिटकॉइन का बताया जाता है, वो बिटकॉइन के प्रोग्रामर टीम में से लासजेलो हेनरिएच ने पहला ट्रांजैक्शन किया था, जिन्होंने पापा जॉन्स, अमेरिका की फेमस पिज़्ज़ा प्रोडक्शन कंपनी
पापा जॉन्स से 2 पिज़्ज़ा उन्होंने ऑर्डर किए थे जिसकी कीमत $41 थे। उसके बदले में उन्होंने 10,000 बिटकॉइन दे करके वो 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे। आज की डेट में एक बिटकॉइन की वैल्यू आप जानते हैं $98,437 है। यानी कि आज अगर वो 10,000 बिटकॉइन होते उनके पास में तो शायद उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा बल्कि बिलियंस ऑफ US डॉलर में होती। लेकिन इस करेंसी को आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए, अब हम उस पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि इस करेंसी की बैकअप में कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, ना ही कोई गोल्ड रिजर्व है जो इसके बैकअप में रखा गया है। इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है जो कि जिसके पास में आप जा सकें। ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही बेस करती है। मान लीजिए कभी ऐसे हालात होते हैं कि आपकी कंट्री के अंदर कोल्ड वॉर की पोजीशन हो या फिर कोई एक्सटर्नल वॉर हो जाए, तो उस कंडीशन में आपकी लोकल करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी या वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी। और वैसे ही आपकी इस करेंसी को भी कोई वहाँ पर ख़रीदने वाला आपको नहीं मिलेगा, कोई एक्सचेंज इसको ऑपरेट करने वाला नहीं मिलेगा। आपके पास कुछ एक्सेस होने चाहिए, जैसा कि आपके पास में होना चाहिए इंटरनेशनल अकाउंट जहाँ पर आप ये ट्रांजैक्शन कर सकें। इंटरनेशनल ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तक आपकी पहुँच होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी उस बिटकॉइन करेंसी को ट्रांजैक्ट कर सकें और अपने उन विदेशी खातों में आप उसका रिटर्न के रूप में वो अमाउंट ले सकें। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर कहीं वॉर हो जाती है तो वहाँ पर आपकी उस कंट्री के अंदर ना तो माइनर्स काम कर पाएंगे, ना ही नेटवर्क होगा, और इंटरनेट और नेटवर्क के बिना डिजिटल करेंसी पॉसिबल नहीं है। फिर कुल मिलाकर के 21 मिलियन में से 1.1 मिलियन सातोशी नाकामोतो के नाम पर है, जिसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है और वो कहाँ चले गए। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा रिसोर्स है वो माइक्रो स्ट्रैटेजी करके एक कंपनी है जिसके पास लगभग 4,23,650 बिटकॉइन है। इसके बाद जो इसका थर्ड ऑनर जो जिसका रिकॉर्ड अवेलेबल है वो US गवर्नमेंट है जिसके पास लगभग 2,07,189 बिटकॉइन है जो सीज करने पर या एक्विजिशन के तौर पर उन्हें हासिल हुए हैं, सीजर इलीगल सीजर्स में हासिल हुए हैं। ऐसा रिकॉर्ड इन बिटकॉइन का है। यानी कि आप समझिए कि ये करेंसी कोई ऐसा व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो कौन है, और ये सारा पैसा जो बदले में उस बिटकॉइन के दिया गया वो एक्चुअल में पैसा किसके पास गया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो हमें कुछ और डेटास के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं इसको आपको रिलेट करके ही समझा सकता हूँ कि वो पैसा एक्चुअल में कहाँ जा रहा है। ये हालांकि बहुत बड़ा रहस्य है, इसका कोई 100% जवाब देना मुश्किल है, लेकिन कुछ अंदाज़ा मेरे पास इसका मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इन डेटा से आपको इसका कुछ आइडिया मिलेगा। जैसे कि टोटल वर्ल्ड की जो GDP है वो 110 ट्रिलियन है, उसमें से 29 ट्रिलियन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुल मिलाकर के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो US का है 29 ट्रिलियन का। उसके बाद जो दूसरी कंट्री है वो चाइना है 18.5%, जो टोटल 18.5 ट्रिलियन US डॉलर का जो GDP है वो चाइना का है। यानी कि सेकंड इम्पॉर्टेंट कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर जो अकेली इतना ज़्यादा पैसा और पावर रखती है, और ये GDP लगभग 3.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। अब इसमें अगर गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो कुल मिलाकर के अब तक जितना गोल्ड रिजर्व वर्ल्ड के अंदर है वो लगभग 2,12,582 टन है, जिसकी
करंट वैल्यू अगर हम देखें तो तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर लगभग उसकी वैल्यू होगी। लेकिन आपको अगला आंकड़ा चौंका देगा कि विश्व में कुल जो उधार है, डेब्ट है, वो 315 ट्रिलियन डॉलर का है। यानी कि अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो अगर 10 साल उसकी समस्त उत्पाद और समस्त घरेलू उत्पाद और सर्विसेज अगर टोटल कैलकुलेट करें तो 10 साल तक भी उसकी इकोनॉमी टोटल डेब्ट नहीं कवर कर सकती है। 315 ट्रिलियन डॉलर की विश्व के अंदर कुल कर्जा है। अब इस कर्जे को देने वाले लोग कौन हैं, आपको जान करके पहले मैं आपके सामने वो डाटा लेकर के आता हूँ जो कि इस डेब्ट को लेने वाले लोग हैं। इस उधार के अंदर सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, जिसके ऊपर 34% कुल उधार है 315 ट्रिलियन का। दूसरे नंबर पर चाइना है जिसके पास 15 ट्रिलियन का उधार है। तीसरे नंबर पर जापान है जिसके ऊपर लगभग 11% का उधार है विश्व के कुल उधार में से। और भारत के अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत के ऊपर 3% कुल उधार का 3% उधार भारत के ऊपर है। अब ये उधार देता कौन है अगर हम उसकी बात करें तो जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में पैसा है किसके पास। असली जो पैसे का खेल है वो कौन खेल रहा है। तो जिसने इन सभी को उधार दे रखा है वो मेनली आइडेंटिफाई होते हैं सेंट्रल बैंक्स के रूप में, यानी कि उस देश की गवर्नमेंट के रूप में, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रूप में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में हेज फंड्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, पेंशन फंड्स आ जाते हैं, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ये लोग हैं जो ये पूरे उधार को देते हैं। अगर हम डेटर की बात करें, देनदारों की बात करें, तो देनदारों में जो हेज फंड हैं उनमें सबसे बड़े हैं JP मॉर्गन चेस, ड्यूच बैंक, सिटी बैंक और हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC। इन्वेस्टमेंट फंड्स की अगर बात करें तो नॉर्वे का SWF जो है वो सबसे बड़ा फंड है, जो कि उसके अलावा जो है चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है। अब आपको एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा कि जो टोटल डेब्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी आज की डेट में चाइना की है, जो उसे 34% उधार US की सरकार के ऊपर है। उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है वो चाइना की है। चाइना का उधार है वो देनदारी चाइना के प्रति है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। कुल देनदारी में से लगभग US की 34% जो उधार है उसमें से लगभग 18% केवल चाइना ने ही उसके अंदर उस उधार को दिया है। उस उधार को देने वालों में सबसे बड़ा नाम जो है वो चाइना का है, और चाइना ही बहुत टाइम से इस चीज़ को लेकर के एग्रेसिव है। उसने बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स बनाए हैं, उसने उसकी HSBC और चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने वर्ल्ड में जगह जगह इन्वेस्टमेंट किए हैं। यानी कि लंबे समय से जब अमेरिका और जापान और यूरोप, यूनाइटेड किंगडम जैसी अर्थव्यवस्थाएं जब धीरे धीरे सुस्त हो गई तो तेज़ी पकड़ी चाइना ने। और चाइना आज की डेट में इतना शक्तिशाली है कि मेरा स्वयं का अनुमान ये कहता है कि इस बिटकॉइन के जो एक्चुअल क्रिएटर्स हैं उन क्रिएटर्स के पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो चाइना का है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके साथ में कुछ बड़े हेज फंड्स के ओनर जिनके पास में सबसे ज़्यादा आज की डेट में होल्डिंग है, जब भी हम कुछ जानना चाहते हैं
किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट है जैसे अभी कुछ समय पहले अडानी के कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किसका है, ये सब जब जांच करने की कोशिश की गई तो एक इंटरनेशनल कंपनी ने इस बात को एक्सपोज किया कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटी छोटी सेल्स कंपनीज़ के द्वारा विदेशों से इन्वेस्टमेंट किया गया था, और वो इन्वेस्टमेंट खुद अडानी के भाई साहब का ही इन्वेस्टमेंट था। और वो सोर्सेस और इस तरह की चर्चाएं बीच में बहुत समय तक बाज़ार में छाई रही। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी एक जो अंदाज़ा है वो कुछ इसी तरह का है कि कुछ बड़े हेज फंड ओनर्स जिन्होंने इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा परचेजिंग की, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के दाम ऊपर गए, जैसे कि आज की डेट में बड़ी बड़ी संस्थाएं, जिनमें से एक नाम माइक्रो स्ट्रेटजी का है, या फिर जिन्हें आप कहें कि टेस्ला का है। ऐसी कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जिनका इसमें बहुत बड़ा रोल है, ऐसे कुछ हेज फंड्स, ऐसे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि ब्लैक रॉक, इस पूरे क्रिप्टो करेंसी के जो जाल एक तरह से ये बुना गया है, उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और ये कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसका कोई बैकअप नहीं है, इस व्यवस्था के प्रति किसी की देनदारी नहीं है। आपको मैं इसके अंदर का एक रिस्क ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ समय बाद अगर ये वर्ल्ड के टॉप पावरफुल लोग जो कि असली क्रिएटर हैं इस गेम के, अगर ये चाहें तो अपना पैसा कहीं से कहीं भी मूव कर सकते हैं इस क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पर। ये आपसे जो रिसोर्सेस, जो आपसे आपकी करेंसी ले रहे हैं, उस करेंसी के बदले में अपना बिटकॉइन का एक बहुत छोटा सा शेयर आपको बेच रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और इस वैल्यू को इंक्रीज़ करने का रीज़न ये है कि इसकी कोई सप्लाई नहीं है, और इसकी जो डिमांड है वो इन्होंने क्रिएट कर दी है, या क्रिएट हो गई है, आप जैसा भी इसे कहना चाहें, समझना चाहें। तो ये कुल मिलाकर के एक शेयर मार्केट की तरह, एक शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट की तरह है जो कि आप इसको समझेंगे डिटेल में तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये पैसा एक्चुअल में उन टॉप इन्वेस्टर्स के पास ही जा रहा है जिन्होंने ये पूरा मायाजाल रचा है। इसके अंदर आज की डेट में अपना पर्सनल अगर नज़रिया आपको बताऊं तो उस हिसाब से ब्लैक रॉक, टेस्ला और HSBC, डचेस बैंक, ड्यूचेस बैंक, JP मॉर्गन चेस, सिटी बैंक, चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, SWF और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हेज फंड ओनर्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग जिनका आज तक नेम डिस्क्लोजर्स नहीं है, जो कि अपना फंड भी इन्वेस्ट करते हैं तो एजेंट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके बहुत ही मुश्किल होते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई ऐसी करेंसी है जिसके मायाजाल में मुझे लगता है कि आम इन्वेस्टर को घुसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसके फ्लक्चुएशन को वो बर्दाश्त कर सकेगा। इस करेंसी में आए उतार चढ़ाव का कोई भी जवाबदेही नहीं है। मान लीजिए इस 21 मिलियन में से एक साथ 5 मिलियन बाज़ार के अंदर आ गए, यानी कि जब लोग धीरे धीरे इस करेंसी को खरीदते जा रहे हैं और आम आदमी तक बिटकॉइन पहुंचता जा रहा है, जब दुनिया भर के लोगों के पास ही बिटकॉइन पहुंच जाएगा और ओरिजिनल प्रोमोटर अपने ज़्यादातर राइट्स को बेच चुका होगा, उस समय पर जब ये सप्लाई के लिए ज़्यादा अवेलेबल होगा और डिमांड करने वाले कम होंगे, तो इसकी वैल्यू दिन ब दिन गिरती चली जाएगी
और आपको आपकी करेंसी की वैल्यू चुकाने वाले आपके जैसे लोगों की ज़रूरत होगी जो कि इसमें इंटरेस्टेड हों, और वो लोग मिलेंगे नहीं। और जब वो लोग नहीं मिलेंगे तो ये ऑन द मूव गिर जाएगा। ये उस बाज़ार की कल्पना है जिस बाज़ार को आप कह सकते हैं कि भारत में जैसे ये सप्लाई एक चेन सिस्टम वाला जो कंसेप्ट चला था कि आप अपने पीछे 4 लोग जोड़ दीजिए, वो 4 लोग अपने पीछे पीछे 4 लोग जोड़ेंगे तो 16 लोग और हो जाएंगे, और फिर वो उनके पीछे जोड़ेंगे, आपको हर एक पे कमीशन मिलेगा। तो यानी कि जब तक पीछे जुड़ने वाले होंगे तब तक ये करेंसी कमाएगी, और जिस दिन उसकी वैल्यू लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, उसको बेचने वाले, उसकी उपलब्धता कराने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी। तो इस हिसाब से आपको क्रिप्टो करेंसी की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। जितना डिटेल रिव्यू मैंने इसका दिया है शायद आपको इससे बेहतर नहीं मिल पाएगा, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेयर टू इन्वेस्ट में गोल्ड को और प्रीशियस मेटल को। धन्यवाद।